पिता की गैर मौजूदगी का एक खौफनाक सच। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके दिल को छू लेगी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है। आप प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मेरी भाभी बच्चियों को 4 दिन की बासी रोटियाँ खाने को देती और बच्चियाँ बड़े ही मज़े से खाती। मेरी पति की मौत के बाद बच्चियों की सारी जिम्मेदारी भाभी ने ही संभाल ली थी, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में अक्सर विदेश जाना पड़ता। मेरी सैलरी 80,000 रुपये थी और जो भी मैं कमाता सब कुछ भाभी के हाथों में थमा देता, क्योंकि वही घर संभालती थी। एक दिन काम के सिलसिले से मैं जल्दी घर लौट आया। जैसे ही मैं गली से अंदर बढ़ा, तभी कूड़ेदान के ढेर के पास कुछ भिखारी बच्चे आपस में झगड़ते हुए दिखाई दिए। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी मेरी नज़र उन बच्चों के बीच में मेरी बेटी पर पड़ी। उसे देखकर मेरे अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा। गुस्से में मैं तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और जैसे उस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी वह मेरे पैरों से लिपट गई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, पापा हमें बचा लो। उसकी ये बात सुनकर मैं सुन रह गया। मैंने उससे पूछा कि वह ऐसी बात क्यों कर रही है। वह रोते हुए बोली कि उसे बहुत भूख लगी थी और घर पर उसकी छोटी बहन को बहुत तेज बुखार आया है। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ सा गया। मैं बिना एक पल गवाए जैसे ही तेजी से घर की तरफ बढ़ा और जैसे मैंने घर के अंदर कदम रखा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह बात उन दिनों की है जब मैं सिर्फ 15 साल का था। उस उम्र में जब ज़िंदगी को समझने की शुरुआत होती है, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को इस दुनिया से जाते हुए देखा था। एक भयानक सड़क दुर्घटना में वो दोनों मारे जा चुके थे। हालांकि उस हादसे में कुछ बच्चों की गलती थी, लेकिन मेरे माता पिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस दिन जो सदमा मेरे दिल में बैठा वह आज तक मेरी ज़िंदगी से निकल नहीं पाया। अपने माता पिता को इस तरह खो देना शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा गम होता है। मैं अपने माता पिता का सबसे छोटा और सबसे लाडला बेटा था। मुझे मेरी माँ बड़े ही प्यार से सौरभ कहकर बुलाया करती थी। माता पिता के जाने के बाद बड़े भाई ही मेरी पूरी दुनिया बन गए। उन्होंने मजबूती से मेरा हाथ थामा और मुझे कभी टूटने ना दिया। मेरी छोटी सी उम्र में मैंने क्या क्या देखा ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन इतना तय था कि माँ बाप को अपनी आंखों के सामने खो देने का दर्द किसी भी जख्म से गहरा होता है। कुछ सालों तक मेरे भाई ने छोटा मोटा काम करके घर का गुजारा किया। हालांकि हालात बहुत कठिन थे, फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना नहीं छोड़ा। माता पिता के जाने के बाद मेरे बड़े भाई की पढ़ाई छूट चुकी थी। उनके लिए अब सिर्फ मैं ही थी। इसी वजह से वे मुझ पर पूरा ध्यान देते थे। वह हमेशा कहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा। उन्हीं के अरमानों को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। कई साल बाद मेरे भाई ने एक लड़की से शादी कर ली। सुना था कि वे अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। इसी वजह से मेरे भाई ने सादगी के साथ मंदिर में ही उससे शादी कर ली। जब मैंने घर पर अपनी नई भाभी को देखा तो दिल से बहुत खुश हुआ। इस घर में पहली बार हम दोनों भाइयों के अलावा कोई और भी शामिल हुआ था। मैंने अपनी नई भाभी पर बहुत प्यार लुटाया। घर के कामों में जितनी मदद मुझसे हो सकती थी मैं करता था। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती मैं आगे बढ़कर खड़ा रहता, ताकि उन्हें यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो। आखिरकार वह अपना सब कुछ छोड़कर मेरे भाई के भरोसे इस घर में आई थी और उनका ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ था। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। वहाँ जाकर मुझे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। हालांकि इस नए शहर में मुझे कई उतार चढ़ाव देखने पड़े, क्योंकि एक अनजान जगह पर जाकर खुद को संभालना आसान नहीं होता। जब मेरी पहली सैलरी मिली तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे पूरी की पूरी अपनी भाभी के हाथ में रख दी। अब घर की जिम्मेदारी वही संभाल रही थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई ने ही मुझे संभाला था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझ पर लगा दी थी। मेरी पढ़ाई, मेरा भविष्य, मेरी हर जरूरत। मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। मेरे भाई जो भी कमाते थे वह बहुत कम था, क्योंकि वे सिर्फ मजदूरी करते थे। इसी वजह से मैं हर महीने अपनी सारी कमाई भाभी के हाथ में ही देने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसी लड़की जिसे मैं पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा था। उसकी खूबसूरती ने मुझे इस कदर बांध लिया कि मुझे हर तरफ वही नज़र आने लगी। जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे मालूम हुआ कि वह उसी ऑफिस में नई ज्वाइन हुई है। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे मैंने उससे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। वह भी मेरी ही तरह किसी दूसरे शहर से यहाँ काम करने आई थी। लंच के समय मैं जानबूझकर उसके पास जाकर बैठ जाता और उससे बातें करने लगता, दिल जीतने की पूरी कोशिश करता। ये बात भी वह भी अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि एक समझदार लड़की जानती है कि सामने वाले लड़की की नीयत क्या है। वह खुद भी काफ़ी समझदार थी। 6 महीने तक हमारी दोस्ती गहरी होती चलेगी। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज कर दिया। उस दिन मेरा दिल बहुत डर रहा था, कहीं वो मुझे मना ना कर दे। कई लड़के उसके आसपास मंडराते रहते थे। यह बात मैं भी अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस पल मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसी समय मैंने उसे मंदिर में शादी करने की बात कही।
क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं वो अपने इरादे बदल ना ले। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी जिन्हें मैंने शादी के वक्त बुला लिया था। सादगी से हमारी शादी हो गई थी। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। जैसे हम घर पर पहुंचे, भैया और भाभी हमें देखकर हैरान रह गए। भैया ने पहले गुस्से में पूछा कि मैंने उन्हें शादी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन थोड़ी ही देर में वे भी हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि भाभी ने उन्हें समझाया था। कुछ दिनों तक मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं रुका। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरी भाभी कुछ परेशान सी रहने लगी है। उनके चेहरे की मुस्कान में कहीं ना कहीं कुछ उदासी छिपी रहती थी। जब मैंने अपने भाई से इसकी वजह जानने की कोशिश की तो सच सामने आया। उसने मुझे अंदर तक दुखी कर दिया। मुझे पता चला कि भाभी को माँ बनने की बहुत चाहत थी, लेकिन उनकी तबीयत अभी ऐसी नहीं कि वे बच्चा कर सके। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की सलाह दी थी और दिमाग पर कोई बोझ न डालने को कहा था। डॉक्टर का कहना था कि जब भगवान ने लिखा होगा तब उनकी कोख अपने आप भर जाएगी। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया, क्योंकि भैया भाभी की शादी को कई साल हो चुके थे और ये बात किसी भी औरत के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है। कुछ दिन तक मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं रहा, लेकिन फिर मुझे वापस दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर मैं नौकरी करता था। मेरी छुट्टियाँ पहले ही काफ़ी हो चुकी थी। अगर मैं और छुट्टी लेता तो नौकरी जाने का खतरा था। इसी वजह से हम दोनों ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आने लगी, लेकिन अब शादी के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी थी। इसी वजह से मैंने हर महीने भाभी को दिए जाने वाले पैसों में कटौती कर दी। अब उन्हें आधे पैसे देने लगा। इस बात पर भाभी ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वे समझदार थी और वह जानती थी कि अब मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मुझे ये भी एहसास था कि अब मेरा फ़र्ज़ है कि अब मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ करूं। मैंने और अब मेरी पत्नी ने मिलकर पैसे जोड़ना शुरू कर दिया। करीब 1 साल बाद हमने गांव में ज़मीन खरीदी, जो हमारे पुराने घर से भी काफ़ी बड़ी थी। मैं और मेरी पत्नी भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। हमारा मानना था कि हमने अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियां देखी हैं वह आने वाली पीढ़ी को कभी ना देखनी पड़े। इसी वजह से जो भी पैसा बचता हम उसे कहीं ना कहीं निवेश जरूर कर देते। इसी बीच एक दिन मुझे ऐसी खुशखबरी मिली जिसने मेरी सारी थकान मिटा दी। मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। ये सुनकर मैं खुशी से पागल सा हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब मैं बाप बनने वाला हूँ। जब मैंने ये खबर घर पर सुनाई तो भैया और भाभी दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब इस घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। मैं चाहता था कि इस हालत में मेरी पत्नी ऑफिस का कोई काम ना करे, क्योंकि उसका तीसरा महीना चल रहा था। इसी वजह से मैं उसे लेकर भैया भाभी के घर आ गया। मेरा मानना था कि घर में रहकर वह आराम कर पाएगी। शहर में अगर वह मेरे साथ रहती तो मैं ज़्यादातर समय ऑफिस में रहता और उसकी देखभाल कौन करता। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। घर आने के बाद भाभी खुश भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि उनके मन में भी माँ बनने की चाहत आज भी जिंदा है। वह अपना दुख दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। मैं भगवान से यही दुआ करता कि जिस तरह मेरी पत्नी की गोद भर चुकी है, उसी तरह भाभी की कोख भी जल्दी भरे। मैं भाभी को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता था। जब भी मैं उन्हें उदास देखता, मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल जाते। मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद मैं अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर फिर शहर चला गया और अपनी नौकरी में लग गया। बीच बीच में मैं अपनी पत्नी से मिलने आता जाता रहता था, लेकिन अब मैंने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा भाभी को देना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी अब घर बैठ चुकी थी और पूरी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई। मैं अपने आने वाले बच्चों को लेकर बहुत खुश भी था और उतना चिंतित भी। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे को हर चीज़ मिले जो शायद मुझे समय पर नहीं मिल पाई थी। इसी वजह से मैं जितना हो सके बचत करने लगा। धीरे धीरे मेरी पत्नी का 9वां महीना भी शुरू हो गया। वह बेहद उत्साह थी कि अब कुछ ही दिनों में मेरे हाथों में एक नन्हा सा बच्चा होगा। मैंने उसके नाम के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कोई भी नहीं जानता। एक दिन मुझे एक ऐसी खबर मिली जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मुझे बताया गया कि मेरी पत्नी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सुनते ही मैं बिना एक पल गवाए गांव की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही मैं डॉक्टरों से बार बार अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कोई भी मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं था। तभी मेरी भाभी वहां आई और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि उन्होंने मेरी पत्नी को कई बार समझाया था कि इस महीने उसे पूरा आराम करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी गर्भावस्था का आखिरी चरण चल रहा है। लेकिन वह फ़ोन में ध्यान देते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया। यह बात सुनते ही मुझे अंदर से गुस्सा भी आने लगा कि वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। लेकिन उस समय मुझे गुस्सा करने की ताकत नहीं थी। उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखें नम थी। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा कि वे मेरी पत्नी को बचा नहीं पाए। ये खबर सुनते ही ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया हो। मैं वहीं ज़मीन पर गिरकर बैठ गया। एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी आंखों के सामने फूट फूट कर आंसू बह रहे थे। तभी 2 नर्सें वहां आई और उन्होंने मेरे हाथों में 2 नन्ही बच्चियों को थमा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने 2 बच्चियों को जन्म दिया है। उस पल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश होऊं या फिर रोऊं।
दोनों बच्चियां मेरी बाहों में थी और उनका चेहरा बिल्कुल मेरी पत्नी जैसा था। लेकिन उस समय खुशी से ज़्यादा मेरे आंसू बह रहे थे। तभी मेरी भाभी ने एक बच्ची को अपनी गोद में लिया और मुझसे कहा, सौरभ, अपने आप को संभालो, अब इन बच्चियों को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने भाभी से कहा कि जिसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाए वह इंसान अपने आप को कैसे संभाल सकता है। उस वक्त मुझे लगने लगा कि शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं कभी ज़िंदगी में खुश रहूं, क्योंकि जब भी मेरे पास मेरे अपने होते हैं वह उन्हें मुझसे छीन लेता है। पहले मेरे माता पिता चले गए और अब मेरी पत्नी। एक हफ्ता अब बीत चुका था। मैं बस अपने कमरे में पड़ा रहता और उन बच्चियों का चेहरा देखता रहता। हालांकि वह मेरे सामने रोती रहती थी, लेकिन मेरा दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी में ही अटका हुआ था। तभी मेरे भाई और भाभी कमरे में आए। मेरे भाई ने कहा कि अब मुझे अपने आप को संभालना होगा और मेरा ध्यान कामकाज पर लगना चाहिए। अगर मैं यूं ही घर पर बैठा रहा तो अपनी पत्नी की यादों में ही रोता रहूंगा। कहीं ना कहीं भाई की भी बात सही थी। अब मुझे आगे के बारे में सोचना था। इन बच्चियों को पढ़ाना, लिखाना और संभालना अब सब मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन तभी ये सोचकर मैं बहुत परेशान हो गया कि बिना माँ के मैं इन बच्चियों को कैसे संभालूंगा। तभी भाभी आगे बढ़ी और बोली कि मुझे बच्चियों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे उन्हें संभालेंगी। भाभी की इस बात ने जैसे मेरे टूटे हुए दिल को एक सहारा दे दिया हो। मैंने भाई की तरफ देखा तो उन्होंने भी हाँ में सर हिलाया और कहा कि बच्चियों की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वक्त उन्हें माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भाई के कहने पर मैं अपने बच्चियों को छोड़कर फिर से नौकरी के लिए चला गया। हालांकि मेरा मन अपने बच्चियों को छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। बच्चियों को संभालने के लिए मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। धीरे धीरे मैं फिर से दिन रात मेहनत करने लगा। महीने में एक दो बार मैं अपनी बच्चियों से मिलने आता। मैंने देखा कि मेरी भाभी उन्हें बहुत प्यार से संभाल रही थी और उन पर एक माँ की तरह ही अपनी ममता लुटाती थी। यह देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। अब महीने की जितनी भी सैलरी आती मैं सारी की सारी अपनी भाभी के हाथ में थमा देता, क्योंकि वही मेरी बच्चियों को संभाल रही थी। इसी तरह करते करते पूरे 8 साल बीत गए। मैंने अपना पूरा ध्यान अब काम में लगा दिया था। काम के सिलसिले में मुझे कई बार विदेश भी जाना पड़ता। आमदनी बढ़ने के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। अब मैं महीने के पूरे 80,000 रुपये कमाने लगा था। जितना भी पैसा आता मैं सब भाभी के हाथ में दे देता। मैं उनसे कहता कि बच्चियों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वे भाई से मंगवा ले। अब मैं 3 से 4 महीने बाद ही घर आ पाता था। एक दिन मैं काम से बहुत ज़्यादा व्यस्त था कि तभी मेरे भाई का लगातार फ़ोन आने लगा। जैसे मैंने फ़ोन उठाया, भाई ने बहुत खुशी के साथ मुझे बताया कि मेरी भाभी माँ बनने वाली हैं और उनका 7वां महीना चल रहा है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ मैंने भाई से कहा कि जब 7वां महीना चल रहा है तो अब मुझे ये बात क्यों पता चल रही है। तब भाई ने कहा कि इतने सालों बाद उन्हें ये खुशी मिली थी और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। इसी वजह से उन्होंने किसी से भी इस बारे में जिक्र नहीं किया। तभी मुझे याद आया कि जब मैं पिछली बार उनसे मिलने गया था तो भाभी का चेहरा और शरीर कुछ फूला हुआ था। उस वक्त मुझे लगा कि शायद उनका वजन बढ़ रहा है और मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने भाई को बधाई दी और कहा कि मैं जल्द ही आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल काम का दबाव बहुत ज़्यादा है और हो सकता है कि मैं भाभी की डिलीवरी के बाद ही आ पाऊँ। तभी मुझे पीछे से अपनी छोटी बेटी की आवाज़ सुनाई दी जो पापा पापा कह रही थी। मैंने कुछ देर उससे फ़ोन पर बात की। बातों बातों में उसने कहा कि उसे मेरी बहुत याद आती है और मैं उससे मिलने क्यों नहीं आता। मैंने उससे वादा किया कि मैं बहुत जल्द उससे मिलने के लिए आऊँगा। उसे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आऊँगा। पूरे 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि भाभी की प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत आई, जिसकी वजह से डॉक्टर को जल्द ही बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ी। हालांकि भाभी और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक थे। ये जानकर मुझे बेहद खुशी थी। मेरा मन बहुत था कि मैं तुरंत जाऊं, लेकिन काम की मजबूरी की वजह से मैं जा नहीं पाया। मैंने वीडियो कॉल पर ही उनसे बात की। कॉल के दौरान मेरी दोनों बच्चियां भी भाभी के इर्द गिर्द खड़ी थी, लेकिन आज इतने वक्त के बाद जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। उनके चेहरे पर मुझे कुछ बदले बदले से लगने लगे, मानो वो बहुत ज़्यादा थकी हो। मैंने मन ही मन सोचा कि शायद भाभी की डिलीवरी की वजह से बच्चियों पर कोई ठीक ढंग से ध्यान नहीं दे पाया। अब सारी जिम्मेदारियां मेरे भाई पर ही थी। मैंने इन बातों को ज़्यादा सोचकर नज़रअंदाज कर दिया। तभी भाभी ने मुझसे पूछा कि मैं कब आऊँगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी काम के सिलसिले से विदेश जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा काम है, अगर ये हो गया तो मेरी सैलरी दुगनी हो जाएगी। ये सुनकर भाई ने कहा कि मैं हर वक्त काम को ही प्राथमिकता देता हूँ, जबकि बच्चियों को भी मेरी ज़रूरत है। तब मैंने भाई से कहा कि वे बिल्कुल चिंता न करें, ये मेरे आखिरी विदेशी काम है, जिसके बाद मैं बाहर नहीं जाऊँगा और जो भी काम करूँगा भारत में ही करूँगा। उस वक्त भाभी ने ही मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि काम के लिए इंसान को तो जाना ही पड़ता है। इसके बाद मैं विदेश आ गया। मैं अब अक्सर फ़ोन पर अपने बच्चियों से बात किया करता था, क्योंकि उनके बिना मेरा मन नहीं लगता था। मैंने मन ही मन ये तय कर लिया कि जैसे सारा काम खत्म हो जाएगा मैं भारत लौटकर अपने कोई कारोबार शुरू करूँगा, ताकि मुझे बार बार इधर उधर ना जाना पड़े और मेरी बच्चियाँ भी मेरे साथ रह सके। लेकिन 8 महीने में मैंने एक बात ज़रूर नोट कर ली थी कि जब भी मैं भाभी को बच्चियों से बात कराने के लिए कहता तो वो बहुत कम बात करवा पाती। कभी कहती कि दोनों बेटियां बाहर खेल रही हैं, कभी कहती कि सो रही हैं। इसी वजह से मैं अपनी बेटियों से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था।
अब महीने में सिर्फ 1-2 बार ही उनकी आवाज़ सुन पाता और जब भी उनकी आवाज़ सुनता तो उसमें एक अजीब सा डर भरा माहौल महसूस होता। विदेश आने के बाद मुझे एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। एक दिन मुझे अपनी मर चुकी पत्नी का सपना आया था। सपने में वह मुझसे कह रही थी कि हमारी बच्चियों को बचा लो। इस सपने ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं बार बार सोचने लगा कि आखिर मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों कहा। क्या ये सिर्फ एक सपना था या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी। इस सवालों ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। इसी बेचैनी की वजह से मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे वापस भारत आने का फैसला कर लिया। लेकिन भारत पहुंचते ही मैं सबसे पहले सीधे अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। हालांकि घर पर मैंने भैया और भाभी को यह नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूं। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने घर के बाहर की दहलीज पर कदम रखा तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे की एक छोटे से छेद से अंदर झांकने की कोशिश की तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी छोटी बेटी सूखी रोटी खा रही थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी बासी थी। दूसरी तरफ मेरी बड़ी बेटी भाभी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी और विनती कर रही थी कि उसकी बहन को मत मारे, वह काफ़ी देर से भूखी है। उसी पल मैंने देखा कि भाभी ने एक डंडा उठा लिया और उसे बच्चियों की तरफ बढ़ाने ही वाली थी कि मैंने एक पल भी देरी ना की और जोर से दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर घुस गया। मुझे सामने देखकर भाभी पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने गुस्से में कहा कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं, ये बच्चियां हैं। दोनों बच्चियां डर के मारे रो रही थी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उन्हें अपने गले लगा लिया, उन्हें शांत कराने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वे थोड़ी शांत हुई तो मैंने भाभी की तरफ देखा और उनसे पूछा कि वे बच्चियों को इस तरह मार क्यों रही थी। ये सुनते ही भाभी घबरा गई। वे बातों को टेढ़ा मेढ़ा घुमाने लगी, फिर आंखों में आंसू बहाकर कहने लगी कि मैं उन्हें गलत समझ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वह बच्चियों को मार नहीं रही थी बल्कि डरा रही थी ताकि अगली बार कोई गलती न करे। मैंने हैरानी से पूछा कौन सी गलती। तब भाभी कहने लगी कि आजकल बच्चियां मोहल्ले के खराब बच्चों के साथ बैठकर बातें करने लगी हैं जो उनसे उम्र में बड़े भी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई बार समझाया कि वह बच्चे सही नहीं हैं और उनके साथ रहना ठीक भी नहीं है। भाभी ने आगे बताया कि उन्होंने मोहल्ले में सुना था कि वे बच्चे कई घरों में चोरी कर चुके हैं और उन्हीं बच्चों के साथ मेरी बेटियां उठना बैठना शुरू कर चुकी हैं। ये बात सुनते मुझे अंदर तक गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी बच्चियों की तरफ देखा लेकिन उनके मासूम चेहरे को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाभी जो कह रही है वह सच में है। मैं कुछ और सोच पाता या कह पाता तभी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वे कहने लगी कि उन्होंने इन बच्चियों को माँ जैसा प्यार दिया था और आज मैं उन पर शक कर रहा हूँ। भाभी रोते हुए बोली कि जब से उनका बच्चा पैदा हुआ है वे बच्चियों पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही और इसी का फ़ायदा उठाकर बच्चियां दूसरे बच्चों के साथ उठना बैठने लगी हैं। उन्होंने कहा है कि वे बस यही चाहती थी कि बच्चियां सही रास्ते पर रहे। क्या इसमें उनका सोचना गलत है। भाभी की रोने की आवाज़ सुनकर भैया भी दौड़ते हुए कमरे से बाहर आ गए। जब उन्होंने पूरा मामला सुना तो उन्होंने भी कहा कि मैं गलत सोच रहा हूँ। मैंने भैया से कहा कि मैंने भाभी को गलत कहने के लिए कुछ नहीं कहा था, बस उस वक्त हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। सच तो यह था कि मेरी पत्नी की मौत के बाद मेरी बच्चियों को भाभी ने ही माँ की तरह संभाला था। यह बात मैंने अपनी आंखों से देखी थी। ये सोचते ही मेरे दिल में पछतावा भर गया। मैं वहीं भाभी के घुटनों के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा कि मैंने उन्हें गलत समझा और वह मेरी बच्चियों के लिए भगवान जैसी हैं जिन्होंने मुसीबत के समय उन दोनों को संभाला था। ये कहते हुए मैंने अपनी जेब से अपनी सैलरी निकाली और भाभी के हाथ में थमा दी। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके लिए कुछ दिन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया लेकिन चाहता हूँ कि वह इन पैसों से अपने लिए कुछ खरीदे क्योंकि इन पैसों पर उनका पूरा पूरा हक बनता है। उस वक्त मैं बस भाभी को शांत कराने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी थी। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद मैं बहुत थक चुका था। कमरे में कदम रखते ही मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी चीज़ों पर गई। वहाँ मेरी बच्चियों के टूटे फूटे खिलौने बिखरे पड़े थे। वे इतने ज़्यादा टूट चुके थे कि मानो किसी कबाड़ में देने के काबिल ना हो। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बच्चियां ऐसी हालात में कैसे खेलती होंगी। तभी मैं तौलिया निकालने के लिए अलमारी खोलने लगा। जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोला मेरी आंखें ठहर सी गई। अंदर बच्चियों के पुराने कपड़े रखे थे जो बुरी तरह घिस चुके थे। वे इतने पुराने और मुरझाए हुए थे कि ये देखकर लग रहा था कि मानो किसी बेहद गरीब या भिखारी के बच्चे के कपड़े हों। ये सोचकर मेरा दिल काँप उठा, जबकि हकीकत यह थी कि मैं अच्छी कमाई करता था। हर महीने मैं अपनी भाभी को भरपूर पैसा देता और साफ कहता कि वह बच्चियों के लिए कपड़े खिलौने और ज़रूरत की हर चीज़ वह खुद ले लिया करे क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता था कि मैं एक एक चीज़ खुद जाकर खरीदूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिन रात अपनी बच्चियों के लिए ही मेहनत करता था। आज की तारीख में मैं उन्हें नहीं समय दे पा रहा तो उसकी वजह ये थी कि मैं उनके भविष्य के लिए सोच रहा था। मेरी 2 बेटियां थी और मुझे हमेशा यही चिंता लगी रहती कि आने वाले समय में जब मैं उनकी शादी करवाऊंगा तब मुझे इतना सक्षम होना है कि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना पड़े। मैं चाहता था कि उनके ससुराल में कभी उन्हें किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े। इसी सोच के चलते मैं पागलों की तरह दिन रात मेहनत करता था।
लेकिन कमरे में पड़ी ये चीज़ें मुझे भीतर तक परेशान करी थी। मैं इन्हीं बातों में डूबा था कि तभी मेरी दोनों बेटियां कमरे में आईं। मुझे पता था कि मेरी बच्चियों को डांट कर कुछ भी समझाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उन्हें अपने गले से लगाया और प्यार से समझाने की कोशिश की। तभी मैंने एक बात नोट की कि मेरी बड़ी बेटी बहुत सहमी हुई थी। मुझे लगा शायद नीचे जो कुछ हुआ उसकी वजह से वह काफ़ी डर गई है, इसलिए मैंने अपने बैग से बच्चियों के लिए खिलौने निकाले और कुछ नए कपड़े निकाल कर उसने सामने रख दिए। उन्हें देखते ही दोनों बच्चियां खुशी से झूम उठी, मानो बरसों के बाद उन्हें कुछ मिला हो। छोटी बेटी तो उस गुड़िया को ऐसे देख रही थी जैसे उसने जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी गुड़िया देखी हो। उस पल मेरा दिल और भारी हो गया। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी दोनों बच्चियां बहुत ज़्यादा दुबली पतली भी हो चुकी हैं। उनके चेहरे का रंग भी उड़ चुका है। यह देखकर मेरा कलेजा काँप रहा था। मैंने घबराते हुए उनसे पूछा, तुम यहाँ खुश तो हो ना? इतना सुनते ही पीछे से भाभी कमरे में आ गई और कहने लगी, लंबे सफ़र के बाद आया हूँ तो मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। ये कहते हुए भाभी ने बच्चियों को कमरे से बाहर जाने का कहा। सच कहूँ तो सफ़र की थकान की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। भाभी के कहने पर मैं लेट गया और देखते देखते सो गया। शाम को जब मेरी नींद खुली तो मेरे कानों में बार बार किसी की आवाज़ें पड़ने लगी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ें लगातार आती रही। मैं उन्हें सुनता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और जैसे उस कमरे तक पहुंचा जहां से आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही सामने मेरी दोनों बच्चियां और भाभी खड़ी थी। मुझे देखते ही तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। भाभी तुरंत आगे बढ़ी और सफाई देते हुए कहने लगी कि वो बच्चियों को समझा रही थी कि ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि मैं सो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आखिर इतने सालों के बाद मैं यहाँ रहने आया हूँ, वरना आज तक तो मैं एक भी रात नहीं रुका था। उनकी बात सुनते ही जब मैंने अपनी बच्चियों के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस वक्त मुझ में ना तो कुछ पूछने की हिम्मत थी और ना ही कुछ कहने की। बात बदलने के इरादे से मैंने बच्चियों से कहा कि आज उन्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा ताकि उनका मन बहल जाए। इतने सालों से मैं आज तक उन्हें कभी घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। ये कहते ही मैंने बच्चियों से जल्दी तैयार होने को कहा। तभी भाभी ने सवाल किया कि इसकी क्या ज़रूरत है। उनका यह सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता तभी भाभी ने बात को घुमाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही वह बच्चियों को घुमाने के लिए लेकर गई थी, क्योंकि वह भी घर में रहकर बोर हो चुकी थी। मैंने शांत स्वर में कहा कि वह उनके साथ गई होंगी, लेकिन अपने पापा के साथ तो आज पहली बार जाएंगी। ये कहकर मैंने बच्चियों को तुरंत तैयार होने को भेजा। करीब 10 मिनट बाद मेरी दोनों बच्चियां तैयार होकर मेरे पास आई। भाई ने हाल में ही एक बाइक खरीदी थी, उसी पर मैं बच्चियों को बिठाकर बाहर ले गया। जब मैं उन्हें एक जगह से लेकर आइसक्रीम दिलवाने लगा तो वे उसे ऐसे खा रही थी जैसे सालों से उन्होंने कभी आइसक्रीम खाई ना हो। मैं उनकी हर छोटी बड़ी बात को बहुत ध्यान से देख और समझ रहा था। मैंने उन्हें उनकी पसंद की हर छोटी चीज़ दिलवाई, जो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि शायद ये सब उन्हें पहली बार मिल रहा हो। वह सब जो एक आम आदमी ने अपने बच्चों को आसानी से दिलाता है। रात को जब मैं घर पहुंचा तो आंगन में चक्कर काटती हुई दिखाई दी। मैंने उनसे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी मेरे फ़ोन पर कॉल आया। कॉल सुनते ही मुझे पता चला कि मुझे तुरंत उसी वक्त ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन सुबह एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें एक अहम फ़ाइल पहुंचानी थी और वो फाइल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास थी। मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन मजबूरी में मैं बच्चियों को वहीं छोड़कर दूसरे के शहर के लिए रवाना हो गया। अगली सुबह बिना देरी के मैंने एक फ़ाइल मीटिंग में पहुंचा दी। काम खत्म होते ही मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि मैं बिना बताए वापस अपने बच्चों के पास जाऊं। उनसे मिलने के बाद से मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास घर कर गया था। मुझे लग रहा था कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर गलत है, जो मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि भाभी ने मुझसे पूछा था कि मैं दोबारा कब आऊँगा, और मैंने साफ कह दिया था कि अब मैं 2-3 महीने बाद ही आ पाऊँगा। शायद इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे बिना बताए जाने सही ही रहेगा। मैं जैसे गांव की तरफ बड़ा, रास्ते में एक बड़े से कूड़ेदान के पास कुछ बच्चे आपस में झगड़ते हुए नजर आए। पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गौर से देखा तो वहाँ मेरी बड़ी बेटी दिखाई दी, जो खाने की एक प्लेट छीनने की कोशिश कर रही थी। यह दृश्य देखते ही मेरे अंदर गुस्सा उबल पड़ा। मैं तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और हाथ पकड़कर उसे डांटने ही वाला था कि तभी वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने गुस्से में कहा कि भाभी ठीक कहती थी, वह यहाँ ऐसे लोगों के साथ उठती बैठती है। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे घर पर खाने को नहीं मिलता। इतना सुनते मेरी बेटी पैरों से लिपट गई और रोते हुए बोली, पापा हमें बचा लो। ये सुनते मेरा दिल कांप उठा। मैंने उसे तुरंत अपने गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा कि आखिर बात क्या है। वह रोते रोते कहने लगी कि अगर उसने मुझे सब कुछ बता दिया तो भाभी उसे बहुत मारेंगी। ये कहते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जिन पर चोटों के कई निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं ये देखकर सुन रह गया और भारी आवाज़ में पूछा, ये सब किसने किया। उसने बस इतना कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और उसने कल से कुछ नहीं खाया। फिर उसने ये भी बताया कि उसकी छोटी बहन को तेज बुखार आया है। उसकी बातें सुनते मुझे पूरा मामला समझ में आ गया। मुझे एहसास हो गया कि यह सब भाभी का किया धराया है। बिना कुछ सोचे समझे मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर के अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य देखकर मेरा खून खोल उठा। भाभी अपने बेटे को बहुत प्यार से दुलार कर रही थी।
मुझे अचानक सामने देखकर वह घबरा गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती मैं गुस्से से चिल्ला पड़ा और बोला कि अब बहुत हो चुका है, अब मैं उनकी मनगढ़ंत कहानियों में नहीं आने वाला। मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं हर महीने उन्हें पैसे देता था। भाभी ने बात घुमाने की कोशिश की और कहा कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है। तब मैंने उनसे अपने बेटे की कसम खाने को कहा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। तभी भाई भी काम से घर लौट आए। जब मैंने पूरा मामला उनके सामने रखा तो वह चुप हो गए। मैंने उन्हें भी दोषी ठहराया और कहा कि यह सब उनकी नज़रों के सामने हो रहा था। तभी भाई ने भारी आवाज में कहा कि वह लालची हो चुका था। उसने स्वीकार किया कि मेरे जाने के बाद उसकी पत्नी उसे लगातार समझाती रही कि मुझे कभी कुछ बताया ना जाए। वो बोल रहा था कि जो भी पैसा देता था वो उसे बचा बचा कर रखते थे, क्योंकि उसकी अपनी आमदनी इतनी नहीं थी। ये सुनते मैंने भाई से कहा, भाभी की बात एक तरफ, लेकिन कम से कम आपको तो सोचना चाहिए था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि मैंने कभी आप लोगों की मदद नहीं की। मैं तो आपको अलग से घर का खर्चा देता था और मेरी बेटियों का खर्चा भी अलग से देता था, ताकि आप उन्हें अच्छे से पाल सकें। लेकिन आप लोगों ने मेरी बेटियों का क्या हाल कर दिया। वे भिखारियों के साथ बैठकर खाना खाने को मजबूर होगी। आपने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया। ऊपर से भाभी आप तो उनसे उनका हक छीन रही थी और उल्टा उन्हें मार भी रही थी। आप कैसी माँ हैं? आप तो खुद अभी माँ बनी हैं। फिर क्या आपको ये सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने आपको भाभी नहीं माँ का दर्जा दिया था, लेकिन आप तो, ये कहते हुए मेरी आंखें नम हो चुकी थी। उस पर मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी बच्चियों को अपने साथ ले जाऊंगा। हालांकि भाई ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मैं इस घर में अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ सकता था। मैं सीधा गया और अपनी छोटी बेटी को अपनी बाहों में उठा लिया। उस वक्त उसे तेज बुखार था। मैं भाई और भाभी की परवाह किए बिना अपनी बेटी को अस्पताल ले गया और डॉक्टर से उसका अच्छे से इलाज करवाया। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। मैंने अपनी बेटी का पूरा इलाज करवाया। उसके बाद दोनों बच्चियों को अपने साथ शहर ले गया। शहर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपनी बच्चियों को समय देना शुरू किया, ताकि वे उन जुल्मों से बाहर निकल सके जो वे इतने सालों से सहती आ रही थी। उन्होंने जो कुछ भी सहा था वह किसी आम बच्चे के लिए सह पाना बेहद मुश्किल था। अब मुझे कुछ साफ साफ समझ आने लगा कि मेरी मरी हुई पत्नी का सपना आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। मुझे अपनी गलती का भी एहसास होने लगा कि मैंने अपने भाई और भाभी को आंख मूंद कर पैसे दिए। शायद मुझे खुद आकर सब कुछ देखना चाहिए था, लेकिन ये मेरी गलती थी और अब मैं इसे स्वीकार कर चुका था। धीरे धीरे मेरी बच्चियां उस डरावने माहौल से बाहर आने लगी और पहले की तरह खुश नजर आने लगी। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि अब मैं कभी भी अपनी बच्चियों को किसी के हाथों नहीं सौंपूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।